हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका रोज़ाना न्यूज़ एनालिसिस में। और आज हम 2 दिन की न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। पहले करेंगे हम 16 नवंबर की, ठीक है। फिर हम करेंगे 17 नवंबर की, क्योंकि 16 नवंबर हमारा छूट गया था। तो पहले हम 16 की करेंगे, फिर 17 की करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हमारी न्यूज़ है बिरसा मुंडा को लेके, ठीक है। तो बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी थी, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन है बिरसा मुंडा, क्या अचीवमेंट है, हम सारी जानेंगे। और प्लस इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट जानेंगे कि अभी रिसेंटली हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 2020, उसमें इन्हीं को लेके एक क्वेश्चन आया था बिरसा मुंडा को लेके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो जो भी एनिवर्सरी जिस साल भी अगर किसी भी बड़े इंसान की या किसी भी जो फेमस पर्सनैलिटी की एनिवर्सरी होती है, तो वो हमारे लिए, खासकर फ्रीडम फाइटर्स की अगर एनिवर्सरी है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कि देखिए, झारखंड बना था इनकी एनिवर्सरी पे, ठीक है। 2000 में जब झारखंड बना तो इन्हीं की एनिवर्सरी पे बना था। तो कौन थे बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा हमारे एक फोक हीरो थे, ठीक है, और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक। तो हम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जानते हैं, लेकिन हम बहुत ही क्रूशियल कई और फ्रीडम फाइटर है जिनके बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे ये मुंडा ट्राइब के, ठीक है। तो बिरसा मुंडा कौन से ट्राइब के थे? मुंडा ट्राइब के। ही वॉज अ स्पीयर हेड बिहाइंड द मिलेनियन मूवमेंट इन द बिहार एंड झारखंड बेल्ट इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि लीडर थे और एक मेन पर्सन थे जो कि बिहार और झारखंड में जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट की थी, ठीक। इसलिए लोग उनको वहाँ पे धरती अब्बा भी कहते थे, यानी अर्थ फादर, ठीक, धरती अब्बा ये, ठीक। तो कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि धरती अब्बा भाई किसको कहते थे, ये अर्थ फादर किसको कंसिडर किया जाता था। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो हमें बिरसा मुंडा लगाना है, ठीक। तो इन्होंने स्टार्ट किया था बिरसैत, ठीक है। तो एक इनके द्वारा एक फेथ स्टार्ट की गई थी, बिरसा द्वारा स्टार्ट की गई बिरसैत, ठीक है। तो हमें याद रखना है। तो इनका बेसिकली ये कहना था कि भाई ये ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप टोना टोटका छोड़ो, ठीक, विच क्राफ्ट को छोड़ दो। टोना टोना टोटका में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। हमें किस पे इंपॉर्टेंस देनी है, हमें किस पे स्ट्रेस करना है? प्रेयर पे करना है, ठीक है। अल्कोहल से दूर रहना है, भगवान में भरोसा करना है, और एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए हमारा कि भाई हमें ये काम ऐसे करना है। एक प्रॉपर एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जैसे हर एक रिलीजन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो वैसे ही ट्राइबल्स का भी ये कोड ऑफ कंडक्ट चाहते थे, भगवान पे भरोसा चाहते थे, ठीक है। अल्कोहल से दूरी चाहते थे, और फालतू के जो ये दकियानुसी चीज़ें हैं, ठीक है, टोना टोटका, इन सब से दूरी चाहते थे। तो देखिए, ये है हमारे बिरसा मुंडा, ठीक। ये आप देख सकते हैं फोटो में। तो इनके कुछ अचीवमेंट थे, ठीक है, जो बहुत बड़े अचीवमेंट हैं एक तरह से, ठीक है। तो इधर बिरसा होगा, इन्होंने स्टार्ट किया था उलगुलन मूवमेंट, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन आया था इस बार कि उलगुलन और ग्रेट टिमल्ट, ठीक है। तो इस अगर ये पता होता तो उस टाइम कोई भी क्रैक कर लेता वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने उलगुलन और उसको द ग्रेट टमल्ट भी कहते हैं, ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट, कि एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन जो ट्राइबल्स के खिलाफ होता था, ठीक है। तो ट्राइबल्स पे जो ब्रिटिशर्स जो ट्राइबल को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते थे, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते थे, उनका लैंड हड़पने की कोशिश करते थे। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया और आवाज़ उठाई और एक मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। तो इन्हीं के मूवमेंट की एक रिजल्ट था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ था, ठीक है, 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो बेसिकली उस एक्ट में क्या था कि इन्होंने वो एक्ट एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाता था कि भाई कोई भी नॉन ट्राइबल इंसान ट्राइबल का लैंड नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर कोई भी नॉन ट्राइबल पर्सन है तो वो ट्राइबल इंसान का लैंड नहीं ले सकता है। तो बेसिकली लैंड को बचाने के लिए, ठीक है, अगर क्योंकि लैंड कहीं ना कहीं एक तरह से एसेट है, ठीक है, तो वो अब ट्राइबल्स के लिए लैंड ही और उनका फॉरेस्ट ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए उन्होंने जो मूवमेंट चलाई थी उसका रिजल्ट था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ था, ठीक है। और जिसने इनके लैंड को, कोई भी ट्राइबल के लैंड को नॉन ट्राइबल में जाने से बचाया था, ठीक। दूसरी देखिए, हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आरसीईपी ने टेक ऑफ किया है। तो आरसीईपी मतलब हमें पता ही है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। और इंडिया ने अभी इसे बैकआउट कर लिया है, ठीक। हालांकि अभी जो एक ये
37th आसियान समिट के दौरान, ठीक है, तो आरसीपी की एक इनिशियल सेरेमनी हुई, ठीक है, उसमें फिर से ये कहा गया कि इंडिया के लिए हमेशा चैनल और गेट खुले हैं, इंडिया जब चाहे कंसिडर कर सकता है अपने डिसीजन को, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई कि पहले तो हम देख लेते हैं कि आरसीपी है क्या, ठीक है। तो आरसीपी बेसिकली आसियान, ठीक है, आसियान के 10 मेंबर प्लस 5 मेंबर्स, ठीक है। तो आसियान के हमें 10 मेंबर पता ही है, ठीक, प्लस अगर आपको नहीं पता, अगर आपको जानना है कि आसियान और आरसीपी और, तो आप एक मेरा वीडियो है ईस्ट एशिया समिट वाला, ठीक है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपका आसियान, आरसीईपी और ईस्ट एशिया समिट तीनों चीज़ एक साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक इसमें बता देता हूँ कि आसियान के 10 मेंबर है प्लस 5 मेंबर है, पहले ये 6 थे, ठीक है, अब इंडिया हट गया है तो 5 है, ठीक। न्यूजीलैंड हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो ये 5 हैं, ठीक। तो इनको लेके आरसीईपी बनाया, टोटल 15 मेंबर हो गया आरसीईपी में, ठीक है। तो इनकी अभी एक आसियान समिट के दौरान साइडलाइन में ही इनकी एक सेरेमनी हुई आरसीईपी की, ठीक। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा कि चलिए आरसीईपी की सेरेमनी हुई और इंडिया पार्ट नहीं था इस बार, उसके बाद पहली बार हुआ ऐसा। तो भाई इंडिया ने क्यों मना किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इंडिया के बहुत हमेशा से कंसर्न रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम देखिए आरसीईपी के साथ अगर एग्रीमेंट होता तो आरसीईपी के सारे मेंबर्स के साथ एग्रीमेंट हो जाता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसमें चाइना भी था एक मेंबर, ठीक। तो अगर वो इसका मतलब चाइना के साथ भी हो जाता वो एग्रीमेंट, और अगर चाइना के साथ वो एग्रीमेंट हो गया तो हमें पता है कि भाई जो चीप चाइनीज़ गुड हैं, ठीक है, जो चीप चाइनीज़ गुड हैं वो बिल्कुल हमारे मार्केट में फ्लडेड हो जाएंगे, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो छोटे दुकानदार हैं, जो बाकी हमारे बिजनेसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं हर्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि चाइना हमेशा से डंपिंग पॉलिसी अपनाता है, ठीक है। तो वो अपने बेसिकली सस्ते गुड्स दूसरे के यहाँ डंप करता रहता है। तो हमें उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही एक तरह से टफ डिसीजन था जिसको गवर्नमेंट ने लिया, ठीक। तो हाँ देखिए बेसिकली ये क्या है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए दिक्कत थी, ठीक। और प्लस इसमें क्या था, देखिए टेक्सटाइल, डेयरी, एग्रीकल्चर, ये 3 ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर हम इसमें पार्ट बनते तो, ठीक है। टेक्सटाइल में बन जाती, टेक्सटाइल में हो जाती है हमारे लिए वियतनाम, ठीक, बहुत बड़ा हमारा एक तरह से कॉम्पिटिटर हो जाता, ठीक। डेयरी का हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया डेयरी में कहीं ना कहीं हमें अच्छा कॉम्पिटिशन देता है, ठीक। एग्रीकल्चर का तो हम देख ही रहे हैं कि बाकी जगहों से, हर जगह से आसियान कंट्री प्लस चाइना है, तो अगर चाइना है तो एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाता और हमारी डोमेस्टिक मार्केट को हर्ट करता, ठीक। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था इसमें। तो इसमें हमने देख लिया कि भाई आरसीईपी में, अब इसमें आप देख लीजिए आपको क्या क्या भाई हमें देखना पड़ेगा ना, हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हमें बस वही पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी फालतू। तो आरसीईपी हमने देख लिया क्या है, ठीक है। आसियान हमको पता है, ईस्ट एशिया समिट हम पूरा पिछले वीडियो में कर ही चुके हैं, ठीक। और इंडिया ने क्यों छोड़ा आरसीईपी, ये आपके मेंस के लिए भी, प्लस अगर कहीं आप इंटरव्यू देते हो और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि इंडिया ने आरसीईपी क्यों नहीं ज्वाइन किया। देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएई ने वाइडन किया है ग्लोबल वीज़ा, ठीक है, गोल्डन वीज़ा। तो गोल्डन वीज़ा क्या है इनका, तो देखिए ये अभी इन्होंने वाइड किया, ये पहले से देते आए हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का वीज़ा देते थे 5 से 10 साल के स्टे के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स को, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो इनको ये गोल्डन वीज़ा देते थे कि भाई आप 5 से 10 साल हमारे यहाँ रहो आराम से, वीज़ा फ्री, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सटेंड किया है अदर प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स के लिए और अदर्स के लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई गोल्डन कार्ड जो ये देते हैं गोल्डन वीज़ा में गोल्डन कार्ड देते हैं, तो परमानेंट रेसिडेंसी स्कीम के तहत देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अब इसमें साफ साफ पता चल रहा है हमें कि ठीक है, अगर प्रोफेशनल और डिग्री होल्डर्स को कहीं ना कहीं स्किल्ड इंसान को दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ की जो वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसमें ये स्किल्ड पर्सन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। तो इसीलिए देखिए ये वेल्दी इंडिविजुअल्स को वो करने के लिए है, उनको लुभाने के लिए है, ठीक है। प्लस एक्सेप्शनल टैलेंट्स हैं, ठीक, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये अपने यहाँ बेसिकली ह्यूमन कैपिटल को और स्किल को बढ़ावा देने के लिए देखिए इन्होंने एक कदम लिया है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी में ग्रो करना है, कहीं भी ग्रो करना है, तो ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा कैपिटल है, ठीक है। तो इसी के दिशा में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कदम है। तो देखिए गोल्डन कार्ड क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है, कुछ कैटेगरी। जनरल इन्वेस्टर्स हु विल बी ग्रांटेड 10 ईयर परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ास, ठीक है, तो उनको भैया 10 ईयर का परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा, ठीक।
और रियल इस्टेट इन्वेस्टर जो होंगे उनको 5 साल का मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योर जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स होंगे जैसे डॉक्टर हो गए, रिसर्चर्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, उनको 10 साल का मिल जाएगा। ठीक, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो गए जिनका बहुत ही ब्रिलियंट रिकॉर्ड रहा है, एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, उनको 5 साल का परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल को इन्होंने एक तरह से वू करने का प्लान किया है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये देखा जाए तो हमें इसमें एग्ज़ाम से याद रखना है कि भाई अभी सिंपल ये वन लाइनर में आ सकता है क्वेश्चन कि भाई गोल्डन वीज़ा किस कंट्री ने चलाया है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कुवैत, कतर, ये सब। तो यूएई हमें लगाना है, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्यूर्तो रिको, ठीक है। तो भाई क्या है ये, तो नाम से तो लग रही है स्पेनिश या फ्रेंच, ठीक है, पर ये देखिए एक स्पेनिश टेरिटरी है, ठीक, जो पिछले लगातार 10 साल में 3 बार पहले मतलब ये स्पेनिश पहले थी, ठीक है, अभी फ़िलहाल ये यूएस टेरिटरी है। तो ये यूएस टेरिटरी है, तो ये यूएस टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये इन्होंने क्या किया है, ये न्यूज़ में इसलिए कि इन्होंने पिछले 10 साल में 3 बार रेफरेंडम, एक नॉन ऑफिशियल रेफरेंडम हुआ था, उसमें 3 बार वोट किया कि भाई इनको स्टेटहुड चाहिए, ठीक। जैसे अपने यहाँ स्टेटहुड मांगते रहते हैं ना, दिल्ली में दिल्ली, और वैसे इन्होंने बोला है भाई टेरिटरी है वहाँ की तो इनको स्टेटहुड चाहिए, ठीक। तो देखते हैं भाई क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। तो देखिए प्यूर्तो रिको जो है एक स्पेनिश स्पीकिंग आइलैंड है, ठीक है, इन द कैरेबियन सी, ठीक है, जिसको ढूंढा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में, ठीक। तो पहले ये स्पेनिश एम्पायर का पार्ट था, लेकिन बाद में यूएस ने इसको एनेक्स कर लिया। तो ये अभी फ़िलहाल ये यूएस की टेरिटरी है, पहले स्पेनिश का पार्ट था। और वहाँ के लोग भी अभी भी यूएस का, वहाँ के लोग भी रेफरेंडम में यूएस के ही सिटीज़न बनना चाहते हैं, ठीक, मतलब यूएस के स्टेटहुड चाहते हैं। तो इसमें आगे है कि भाई 1917 में इनको सिटीज़नशिप मिल गई, ठीक है। तो यहाँ के प्यूर्तो रिको के लोगों को सिटीज़नशिप यूएस की 1917 में मिल गई, लेकिन ये इनको परमानेंट स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल पाया। तो भाई इनको स्टेटहुड का दर्जा चाहिए क्यों? एक तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनमें सबसे मेन फैसिलिटी है भाई, मेन इंपॉर्टेंस है, ये अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते जब तक ये यूएस टेरिटरी हैं। अगर ये स्टेट हैं तभी वोट कर सकते हैं। तो इसलिए इनका बेसिक जो मुद्दा है यही है कि इनको इसलिए स्टेटहुड चाहिए जिससे ये वोटिंग भी कर सकें और बाकी राइट्स को ले सकें, क्योंकि अगर ये सिटीजनशिप, इनके पास यूएस की सिटीजनशिप है तो कहीं ना कहीं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है ये, ठीक। तो इसीलिए इनकी परमानेंट डिमांड चलती रहती है। तो देखिए और भी कुछ यूएस टेरिटरी हैं जो हमें ध्यान देना है, गुआम हो गई, नॉर्थ मरीना आइलैंड हो गई, अमेरिकन सैमोआ हो गई, ठीक है, और यूएस के वर्जिन आइलैंड्स हो गया। तो ये कुछ और यूएस की आपकी टेरिटरीज़ हैं। प्लस एक चीज़ आप बताइए कि एक सुना होगा वाशिंगटन है, ठीक है, 2 वाशिंगटन है यूएस में, एक है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी है और एक वाशिंगटन है। तो जो वाशिंगटन है आपका वो है स्टेट, ठीक है, लेकिन जो वाशिंगटन डीसी है उसको अभी स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी को स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए अभी बीच में बिल थोड़ा बहुत पास हुए थे, पर उसका अभी कुछ आगे बढ़ा नहीं है। तो फिलहाल तो वाशिंगटन 2 हैं, एक वाशिंगटन जो सिर्फ वाशिंगटन है वही स्टेट है, और वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएस टेरिटरी है अभी, ठीक। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप है, देख लीजिए, मैप देख लीजिए बढ़िया से कि प्यूर्तो रिको की लोकेशन देखिए, ठीक है। ये हमारा यूएस हो गया, ये मैक्सिको है, ठीक है। तो इस साइड करेबियन आइलैंड के यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, जहाँ वेस्ट इंडीज़ और करेबियन सारे आइलैंड हैं, जमैका, बारबाडोस, तो उधर ही आपको मिलेगा प्यूर्तो रिको, ठीक। तो अब कुछ वन लाइनर्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो सिंपल सिंपल छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। तो आरबीआई इवेलुएट करना चाहता है, इनका एक कैंपेन है, आरबीआई कहता है, आपने ऐड भी देखा होगा इसका, ठीक है। एक केएल राहुल भी ऐड में थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने ऐड किया है इसका, ठीक है, आरबीआई कहता है करके। तो इस कैंपेन को इवैल्यूएट करेगा भाई, इस कैंपेन की क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान, मतलब क्या फ़ायदे हुए हैं, कितना रीच रहा है, कैसा रहा है, तो उस हिसाब से इसको इवैल्यूएट करेगा, ठीक। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आंग सान सू की भाई दोबारा जीत गई हैं म्यांमार इलेक्शन, ठीक है। तो इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, तो म्यांमार इलेक्शन अभी रिसेंट हुए हैं, तो ये आंग सान सू की इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आंग सान सू की कहाँ पर ये इलेक्शन जीती हैं, तो आप म्यांमार देखिएगा, ठीक है, म्यांमार। तीसरा है कि झारखंड असेंबली ने भी एक रिजोल्यूशन पास किया सरना कोड का, ठीक है। तो सरना कोड किससे रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है सरना, ठीक। तो ये सरना कोड क्या है, ये बेसिकली है सेपरेट आइडेंटिटी फॉर ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी देने के लिए सरना कोड है, ठीक है। तो ट्राइबल की बात हो तो झारखंड, ठीक, और अभी हमने पढ़ा भी बिरसा मुंडा, ठीक है। तो ट्राइबल, आप झारखंड ट्राइबल और सरना कोड ये तीनों लिंक करके याद रख सकते हैं।
चौथा हमारा इंपॉर्टेंट है कि रोहनी लेक्सस, ठीक है, रोहनी जेलस, रोहनी जेलस करके, ठीक है, ये एक ट्री फ्रॉग डिस्कवर हुआ है, ठीक, कहाँ, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक। तो हमारा ये इंडिया है, तो यहाँ पे डिस्कवर, यहाँ पे, ठीक, रोहनी जेलस, ठीक है। तो ये बेसिकली ये रोहन के नाम पे है, रोहन हमारे साइंटिस्ट हैं, एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उनके नाम पे है ये, ठीक है। तो उन्हीं लोग के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे रख दिए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि अगर सिंपल इस पे ये क्वेश्चन आएगा कि रोहनी जेलस क्या है, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ था, ये एक फ़िश है, ठीक, कुछ भी पूछ लेंगे, फ़िश है, फ्रॉग है, या कोई नए तरह का पेड़ है, तो हमें लगाना है इसमें फ्रॉग है ये, ठीक है, ट्री फ्रॉग, ठीक। तो ठीक है गाइज़, ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, ठीक है। तो ये 16th की थी और आगे हम 17th की लाएंगे जो आज की होगी, ठीक है। तो 16th हमारी नहीं हुई थी, इसलिए 16th पहले कवर किया है, और 17th की कुछ ही थोड़ी देर में 17th की भी लाएंगे, ठीक है गाइज़। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। थैंक यू गाइज़।